हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे राजनीतिक सरगर्मियां तेज, मोदी विकास का फेस। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर पीएम मोदी आ रहे हैं। 28 जनवरी से शुरू हो रहे राष्ट्रीय खेल का पीएम शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 50 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। राज्य खेल विश्वविद्यालय और चंपावत महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की नींव भी रखेंगे। पीएम मोदी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है। ऑल वेदर रोड हो या केदारनाथ बद्रीनाथ पुनर्निर्माण के काम या केंद्रीय योजनाओं, पीएम मोदी कहीं ना कहीं देवभूमि के लिए चिंतित रहते हैं। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से राज्य में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य खेल विधि और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना से युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार यह दौरा राज्य के लिए ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री की उपस्थिति से राष्ट्रीय खेलों को नई पहचान मिलेगी। दूसरी ओर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि मात्र घोषणा से कुछ नहीं होने वाला। कई निर्माण कार्य अभी भी अधूरे हैं। कहीं सड़क नहीं पहुंची तो कहीं नल है पर जल नहीं, और बजट नेताओं और ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। चर्चा आज हम इसी पे करेंगे। पीएम का दौरा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ये आयोजन राज्य के लिए कहीं ना कहीं बहुत अहम माना जा रहा है। इसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। देश भर के 10,000 खिलाड़ी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अलग अलग जनपदों में अलग अलग खेलों के इवेंट प्रस्तावित हैं। जब जब पीएम मोदी उत्तराखंड आए हैं, उन्होंने कोई ना कोई सौगात राज्य को जरूर दी है। इस बार भी वो 50 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं के साथ ही देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे का शुभारंभ करेंगे। राज्य खेल विश्वविद्यालय के साथ ही चंपावत में प्रस्तावित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की नींव भी पीएम मोदी रखने जा रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड गौरवान्वित है। इससे प्रदेशवासियों की राष्ट्रीय खेलों के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कुछ उत्तराखंड को देकर जाएं। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उपलब्धियों का तो कोई जिक्र ही नहीं करते। वहां जहां भी जाते हैं कटेंगे तो बटेंगे तक ही सीमित रहते हैं। उनको इस बाबत एक पत्राचार हुआ है और उनसे एक आग्रह हुआ है कि चूँकि 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है, अपने राज्य में भी सभी जिलों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उसमें हम अपने राज्य की विभिन्न प्रकार की झांकियां भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं झांकियों में एक झांकी जो कि अपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय खेल, जो कि 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, तो उस कार्यक्रम से संबंधित भी और राष्ट्रीय खेल जो कि हर एक उत्तराखंडी के लिए बहुत गौरव का विषय है, हर कोई व्यक्ति गौरवान्वित होता है। तो इससे हर एक व्यक्ति यानी कि जन गण मन का भाव जो है वो आ सके, उससे जुड़ सके, उसमें जागृति आ पाए, इसके लिए एक जहाँ की राष्ट्रीय खेल को लेकर जो है बनाई जाए, वहाँ पर कराई जाए, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी के साथ पत्राचार हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, वो अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। उत्तराखंड को कुछ दे के जाएँ और समझा के जाएँ उत्तराखंड में जो है सरकार को कि भाई जब चुनाव में जाते हो तो उपलब्धियों को लेकर के जाए। पर ये तो अब प्रधानमंत्री खुद नहीं समझा सकते। वो जहाँ भी जाते हैं तो उपलब्धि तो कहीं गिनाते नहीं है। चाहे कर्नाटक का जिक्र करूँ, महाराष्ट्र का जिक्र करूँ, चाहे हरियाणा का जिक्र करूँ, वो भी बटेंगे कटेंगे इसी बात पर रहते हैं। ठीक है, आ रहे हैं, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले देहरादून नगर निगम ने शहर भर में विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है। रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज आयोजन स्थल के आसपास सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सफाई और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं। आयोजन स्थल और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।
यातायात प्रबंधन को लेकर भी विशेष योजना तैयार की गई है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। राष्ट्रीय खेल के इतिहास में पहली बार 11 शहरों में खेल के आयोजन होंगे। इसमें कुमायूं मंडल के 7 शहरों में 13 खेल के 15 इवेंट आयोजित होंगे। 2 शहरों में साइकिलिंग के अलग अलग इवेंट होंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राज्य के 32 खेलों के आयोजन प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही 4 प्रदर्शनी खेल भी होने हैं। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा संदेश लेके आना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि उनके आने के ऊपर बीजेपी ने कोई इस प्रकार का पत्ता नहीं खोला है कि वो यहाँ आकर के इन घोषणाओं का क्या इन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे या कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे उत्तराखंड का विकास में कोई चीज शरीक हो। वो अब ऐसी स्थिति में वो 28 तारीख को आ रहे हैं तो मात्र एक अपना भ्रमण है, उनका अपना यात्रा है, जैसे वो विदेशों में जाते रहते हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका तो है कि वो देश में कम और विदेश में ज्यादा रहते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर उत्तराखंड का दौरा उनका हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री, तो निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। आप राष्ट्रीय खेलों का आपको उसको इनॉग्रेट करना है, अच्छी बात है, लेकिन आज जो भाजपा ने वाकई इस प्रदेश को, अगर हम 7 वर्षों के कार्यकाल को अगर देखते हैं स्टेट में, प्रदेश में, तो क्या स्थितियां हैं? बेरोजगारी चरम पे है। एक भी इन 7 वर्षों में इनकम ऑफ सोर्सेज आपने रेज नहीं किए। देखिए, नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीवीआईपी दौरा चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जनता में उत्साह का माहौल है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के साथ ही वो कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राष्ट्रीय खेलों और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय से पहले पूरी की जाएं ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुगमता से संचालित किया जाए। पीएम मोदी शिक्षा, खेल, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आयोजन स्थल और शहर में पोस्टर और बैनरों से स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि प्रधानमंत्री के आगमन से राज्य को नई सौगात मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो इसी पर चर्चा करें। हमारे साथ प्रभा बदूनी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी की शिषपाल सिंह बिष्ट है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और प्रदेश के प्रवक्ता हैं। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए। शांति प्रसाद भट्ट जी भी थोड़ी देर से यूकेडी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं शिषपाल सिंह बिष्ट का रुख करूँगा। शिषपाल जी, मुझे एक बात बताइए ज़रा कि अगर मोदी जी आएंगे, स्टेडियम बनेंगे, तो सरकार कल को आपके आ गई तो फ़ायदा तो आपको भी होगा। आप उसमें टूर्नामेंट कराइए, बड़े बड़े आयोजन कराइए, सब आएंगे। और खेल के मामले में लगातार उत्तराखंड का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं चाहे पैरा ओलंपिक के मनोज सरकार की बात करूं, चाहे मैं क्रिकेट में उत्तराखंड में जन्मे प्लेयर्स की बात करूं, चाहे वो अनुज रावत हों और तमाम ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार हर स्पोर्ट्स में बच्चे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिस पर ध्यान उत्तराखंड सरकार दे रही है, बात हमें आपको माननी पड़ेगी। अन्य राज्यों के मुताबिक, हरियाणा को छोड़ दीजिए आप, हरियाणा, पंजाब, उनके अलावा स्पोर्ट्स पर ध्यान तो है कि 2-2, 3-3 बड़े बड़े इवेंट साल में अगर हो रहे हैं किसी राज्य में, तो वहाँ जाहिर सी बात है वो आपके सहयोग से भी हो रहा है। अगर आप जैसा विपक्ष ना हो वहाँ पे तो नहीं पॉसिबल है। आपकी विधानसभाओं में भी हो रहे हैं जहाँ पर आपके विधायक हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है कि आप दोनों लोग राजनीति से इत्र, आप कहीं ना कहीं दोनों लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। शिषपाल जी।
देखिए, राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। ये बहुत अच्छी की बात है, प्रसन्नता की बात है। और मैं पहले भी कई बार इस पर बोल चुका हूं कि लंबे समय से उत्तराखंड को ये मेजबानी मिली हुई थी और बहुत विलंब से इस बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है। और निश्चित तौर पर इससे जो है हमारी खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर जो है उत्तराखंड की प्रतिभाएं अगर आगे बढ़ती हैं, उत्तराखंड का अगर सम्मान होता है, तो निश्चित तौर पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हमने केवल इतना कहा है कि जो हमारे पिछले कड़वे अनुभव हैं, उनसे सबक लेकर के ये खेलों के आयोजन अच्छी तरीके से हो, कोई विघ्न इनमें न आए। क्योंकि पूरे देश के मेहमान हमारे प्रदेश में आएंगे, उन मेहमानों को एक प्रॉपर जगह पर पूरी जानकारी मिले, रहने की, खाने की अच्छी व्यवस्थाएं हों, उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, सुरक्षा की व्यवस्थाएं चाकचौबंद हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से हरिद्वार में एक नाबालिग महिला खिलाड़ी के साथ सिलेक्शन के नाम पर प्रैक्टिस के दौरान रेप की घटनाएं हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उससे राज्य की छवि खराब हुई है। तो इसीलिए अगर हम सावधानी रखने की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जैसा कहा जा रहा है कि महिला खेल विश्वविद्यालय का भी प्रधानमंत्री जो है घोषणा करेंगे, तो ये भी प्रसन्नता की बात है। क्योंकि हमारे प्रदेश की बेटियां प्रतिभा भावान है और निश्चित तौर पर उनको जो है नए अवसर मिलने चाहिए, उनके लिए सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए। लेकिन हरीश रावत जी की सरकार में जो स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय हल्द्वानी में बनना तय हुआ था, जिसकी जो है घोषणा भी हुई थी, कई पेचीदगियां भी उस समय दूर हो गई थी, आज तक उस पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई है। ये निश्चित तौर पर निराशाजनक बात है। और मैं लगभग दर्जनों डिबेटों में इस विषय को कह चुका हूं कि खेल विभाग को, प्रदेश सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर राज्य का जो खेल विश्वविद्यालय है वो अस्तित्व में आता है, तो निश्चित तौर पर हमारे ही बच्चों को लाभ होगा। और जिस तरीके से आपने देखा कि राज्य में खिलाड़ियों के चयन के समय जिस तरीके से हमारे राज्य के खिलाड़ियों को असुविधा का सामना करना पड़ा, उनके लिए पीने तक की पानी की व्यवस्था नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो ये कड़वे अनुभव है। इनसे सबक लेकर के अधिकारियों को होमवर्क पूरा करना चाहिए। क्योंकि इससे सरकार की भी किरकिरी होती है, प्रदेश की भी किरकिरी होती है। और हम क्यों चाहेंगे कि हमारे प्रदेश की किरकिरी हो? आप बताएं, हमारे बच्चे कितना इस जो है आयोजन से आगे बढ़ने के अवसरों से लाभान्वित होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और खेलों से पहले और खेलों के बाद भी सरकार को जो है पूरा होमवर्क करने की आवश्यकता है। क्योंकि निश्चित तौर पर ये बड़ा आयोजन है, कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। और जब पूरे देश के मेहमान आ रहे हों, उस समय अतिरिक्त सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार को हमारे सुझावों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। इससे हमको जो है आलोचना समझ करके जो है खारिज नहीं करना चाहिए। क्योंकि वही सरकार या वही मंत्रालय मुझे लगता है कि परिपक्वता से और गंभीरता से आगे बढ़ सकता है, जो अपनी आलोचना को सुन करके, समझ करके अपनी कमियों को सुधारे। और देखते हैं ये कितनी कमियां सुधारते हैं और कितने सही तरीके से इन आयोजन को करते हैं। हमारी नजर इस पे है जी। चलिए, मैं प्रभा जी के पास चलूंगा। प्रभा जी, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, तो ये एक उत्तराखंड को, जैसे हम कह रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, विकसित उत्तराखंड की को एक पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और आज उत्तराखंड मेजबानी करने के लिए जा रहा है, तो आप ये देखिए हमें ये अवसर मिला है देश में, तो ये तो उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव का पल है, गर्व का पल है कि हमारे उत्तराखंड राज्य, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ये कहते हैं कि ये वाला दशक उत्तराखंड का दशक है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहे हैं, हमें मेजबानी इसकी मिली है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ मैं ये कहूंगी कि आज हमारे उत्तराखंड में जितने संसाधन हमारे पास है, उसी का ये नतीजा है। जिस प्रकार से आज धामी सरकार यहाँ पर काम कर रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज आप अगर यहाँ पर स्टेडियम देख लीजिए, या हमारे जो स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे उत्तराखंड के आगे निकल रहे हैं, कई खेलों में हम देख रहे हैं वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो ये इसका नतीजा है कि उनको हर क्षेत्र में सुविधाएं मिल रही है। अगर मैं आपको बताना चाहूंगी विशाल जी की आज स्टेडियम की बात कर लीजिए आप,
आज स्पोर्ट्स किट जो उनको दी जाती है, जिससे कि बच्चे के जो पेरेंट्स है उनके ऊपर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े। आज उनके लिए जो आप अलग अलग विशेष वर्ग के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है कि अगर आप किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में रुचि है तो स्कूलों में ये कहा गया है कि 8 से 15 साल का बच्चा है उसको स्कॉलरशिप की अलग राशि है, 18 से 22 साल का है उसके लिए अलग राशि है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार खेलों के प्रति कितनी ज्यादा आगे बढ़ रही है। पहले और राज्यों का हम वही कह सकते हैं नाम लिया जाता था, लेकिन आज अगर हमारी देवभूमि उत्तराखंड भी इस और आगे बढ़ रही है खेलों के क्षेत्र में, तो ये एक बहुत ही गर्व करने वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अपना नेतृत्व दे रहा है। और जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, और आप देख लीजिए अब तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनने जा रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ही की सरकार है, जो कहती है वो करती है। अभी मैं विपक्ष को सुन रही थी, कितने नकारात्मक ही आज भी हो रहे हैं, ये स्वागत कम कर रहे हैं और उनकी दृष्टि इस पर है कि किस प्रकार यहाँ पे कुछ कमी हमें नजर आएगी, फिर हम उसको बाद में उछालेंगे। अगर मेरे को ये कहना है कि अगर आपको ऐसे कोई सुझाव देने हैं तो आप उसको प्लेटफॉर्म पर रखिएगा। और अगर उन्होंने महिला कॉलेज की बात करी कि चंपावत में महिलाओं के लिए अलग से स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और जिस दिन हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आ रही है, इन सभी का शिलान्यास भी उस दिन किया जाएगा। तो मैं तो ये कहूंगी कि आज अगर हमारे उत्तराखंड को मेजबानी मिली है तो उसके भी कई कारण है, नहीं तो देश में अगर हमारा राज्य, और केवल मैं आपको ये बताऊंगी विशाल जी कि केवल इसके बाद जो विंटर गेम हमारे विंटर गेम्स के लिए भी हमारे को मेजबानी मिलेगी, ये भी निश्चित हो गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे राज्य की छवि ऐसी बनी है कि अग्रणी राज्यों में हमारा राज्य शुमार हो गया है, तभी उत्तराखंड को हर प्लेटफॉर्म पे बहुत आगे रखा जा रहा है। और जब देश के प्रधानमंत्री, जिनका हम बार बार यही कहते हैं कि उनका विशेष लगाव है, केवल हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने देखा है कितने करोड़ की योजनाएं आज उत्तराखंड में चल रही हैं। अगर आप केदारनाथ धाम की बात कर लीजिए, वहां पर उसके पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। आज जितने भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं वो बार बार ये कहते हैं कि अगर हम उसका कंपैरिजन भी कर रहे पहले की तुलना में, तो आज श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर जिस प्रकार बढ़ रही है। आप बद्रीनाथ का स्मार्ट आप ये देख लीजिए, जो वहां पे काम चल रहे हैं उनकी बात कर लीजिए। तो आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने चुनावी वादे थे उनको पूरा किया है, उनको धरातल पर पूरा किया है। और ये कोई छोटी मोटी योजनाएं नहीं है विशाल जी, मैं आपको बताऊंगी बहुत करोड़ों की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं। अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, उसका भी उस दिन उद्घाटन हो जाएगा। तो क्या केवल ये हवाई बातें, जब हमने कहा था हम ये बनेगा वो दिन और एक आज वो दिन, हम जिस हमारे मोदी जी पहले कहते हैं कि जिस योजना का मैं शिलान्यास करता हूं उनके भाग्य में होता है, वो उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो वो चीज हमने उत्तराखंड में भी आज देख ली है। तो हमें तो बहुत हमें गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते रहते आज उत्तराखंड कहां से कहां पहुंच गया है। चाहे वो हम किसी भी क्षेत्र की बात कर ले, खेल की बात कर ले, परियोजनाओं की बात कर ले, या यहाँ पर आने वाले इतने मेहमान यहाँ पर आएंगे, हमें मेजबानी मिल रही है, कई क्षेत्रों में मिल रही है। तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और मुझे लगता है कि आज हम सबको, हम यहाँ का जो भी उत्तराखंड से राज्य के निवासी बाहर जाते हैं तो वो अपने राज्य को किस रूप में देखते हैं कि उत्तराखंड से आप आए हो। तो मैं प्रभा जी एक चीज के लिए रोकूंगा आपको, एक छोटा सा थोड़ा सा पहले ले जाएंगे। सन का मैं कंफर्म नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं सन बता रहा हूं। इस देश में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, सबको याद होगा मुझे लगता है। अभी आपने कहा शीशपाल सिंह के एक बयान पर उन्होंने कहा कि भाई कमियां हैं उनको मत छुपाया जाए, उनको देख के काम किया जाए, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि बाद में उछालेंगे। ये काम तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती थी, ये काम तो भाजपा भी कर सकती थी, जहां पर विश्व के लोग खिलाड़ी आ रहे थे और वहां पर किस तरीके से, मैं मानता हूं वहां की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त थी, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं आग जो लगी थी ध्वस्तीकरण की, पूरी भ्रष्टाचार की आग में घी डालने का काम तो उस टाइम भाजपा के नेताओं ने भी किया। वहां पर भी खिलाड़ियों की बात थी। दो बातें हैं, एक अभी आपने कहा ना कि कमियां हैं तो हमें बताइए आगे किसी प्लेटफॉर्म पे, और आप लोग अपने काम पर नहीं बोले थे। जब आप लोग थे तो आप लोगों ने लगातार विरोध किया था उसका। सुरेश कलमाड़ी जेल भी गए थे उसमें। मैं आपको रोकूंगा, इस पर आपसे जवाब लूंगा। उससे अरुण शर्मा जी के पास चलूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, पहाड़ों में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर राजनीति ना हो तो भारत में स्पोर्ट्स पूरा नहीं है। अब 28 तारीख को राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं, उनके लिए आएंगे प्रधानमंत्री, उसके ऊपर भी राजनीति शुरू हो गई है कि उनको तो वो एक दौरा है और अपना चुनाव और तमाम चीज़ें। अरुण जी,
विशाल जी, जी ये राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रमंडल खेल हाँ नहीं जी, है, मैं तो माफी मैं चाहूंगा। संशोधन कर हाँ दूंगा बिल्कुल आपको। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा। राष्ट्रीय खेल। और दूसरी चीज ये है कि ये खेल लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। लंबे समय से बात चल रही थी उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कराने की, और मुझे लगता है कि 12-13 साल बाद ये अवसर हमें मिला है, तब हम राष्ट्रीय खेल के आयोजन के लिए तैयार हुए। और अब तो देखिए 5 दिन बाकी हैं राष्ट्रीय खेल होने में, और 5 दिन बाद प्रधानमंत्री आके जब इनका उद्घाटन करेंगे। एक चीज और करेक्ट कर दूं मैं, आपकी रिपोर्ट में शिलान्यास था, उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास नहीं करेंगे। तो जब ये उद्घाटन करेंगे, और निश्चित तौर पर वो अभूतपूर्व अवसर होगा उत्तराखंड के लिए, क्योंकि इन खेलों में पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से लगभग 10,000 खिलाड़ी और अधिकारी आएंगे, जो खेल अधिकारी हैं अलग अलग राज्यों के, और खिलाड़ी आएंगे। और ये खेल उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में होने, कुछ देहरादून में होने, कुछ हरिद्वार में होने, कुछ रुद्रपुर में होने, उत्तम सिंह नगर जिले में, कुछ नैनीताल में, कुछ अल्मोड़ा में, कुछ पिथौरागढ़ में, अलग अलग जिलों में ये खेल होने, कुछ टिहरी में होने। टिहरी में खासकर नौकायन वगैरह के जो खेल होंगे वो टिहरी में होंगे, वाटर स्पोर्ट जितने। तो ये अलग अलग जगहों पे होंगे। तो एक तो अलग अलग जगह का जो उत्तराखंडी समाज है वो इन खेलों से सीधे सीधे जुड़ेगा। वो देखेगा कि कैसे दूसरे प्रदेशों के या हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो कैसा इन खेलों में प्रतिभाग करते हैं, और किस हिसाब से अपने को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। और एक ये पूरी जगह, पूरे प्रदेश में एक माहौल बन रहा है लंबे समय से, जो 15-20 दिन हो गए मसाल चल रही है जो, और जगह जगह वो शुभंकर मौली घूम रहा है लोगों के बीच में, तो वो भी एक माहौल बनाता है। अब हम आ जाए 28 तारीख को प्रधानमंत्री के आने पे। देखिए, किसी भी प्रदेश के लिए उस देश के प्रधानमंत्री का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए भी होते हैं कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च एक संस्था है संविधान के अनुसार, जो राज्यों के लिए बहुत कुछ करता है। और हमारे यहाँ जैसे ऑल वेदर रोड बन रही है, या हम देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेस वे देख रहे हैं जिसका उस दिन एक फेज के उद्घाटन की बात हो रही है, या हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेल लाइन बन रही है, और जिसपे कल ही जो सबसे बड़ी सुरंग थी श्रीनगर की, वो कल उसको ओपन किया उन्होंने, रेलवे ने। तो ये निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए उपलब्धि है। उत्तराखंड का जो हमारा पर्यटन पर आधारित, धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन, इन पर आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से। जब हमारी रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी ठीक ठाक होती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और जब से प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए हैं, खासकर केदारनाथ यात्रा में, या पिछले साल कुमाऊं गए थे, कैलाश मानसरोवर, तो दोनों जगह की ब्रांडिंग इतनी ज्यादा हुई कि आज की तारीख में केदारनाथ यात्रा सबसे मुश्किल यात्रा है, जबकि बद्रीनाथ और गंगोत्री तक गाड़ियां जाती है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा जो तीर्थ यात्री है वो केदारनाथ पहुंचते हैं। और ये पिछले कई सालों के आंकड़े हमारे सामने हैं कि भले ही आपदा आई हो, विपदा आई हो, कुछ आया हो, लेकिन केदारनाथ में सबसे बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचे, और भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। या हम ये कहें कि केदारनाथ का निर्माण जो हुआ वो इतना शानदार हो गया है, देखने लायक हो गया है, वहां अच्छा लगता है जाकर। दूसरी चीज वहां की कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो या हम वो पैदल रास्ता जो 18 किलोमीटर का है, भले ही वो मुश्किल हो, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। ज्यादातर लोग पैदल जाते हैं, डंडी कंडी में जाते हैं, उससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता है, स्थानीय लोगों को। और अब तो एक अच्छी चीज और हुई है कि जो 6 महीने की शीतकालीन यात्रा शुरू करी है सरकार ने, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और पता तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री शायद हंसवा के आसपास, हसील के आसपास किसी गांव में रुकेंगे 28 तारीख की रात को, जिससे उस क्षेत्र के जो शीतकालीन पर्यटन है उसको भी पंख लगेंगे। जी विशाल जी, बिल्कुल, आप सब बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद मैं यूकेडी के शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करूंगा, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधा रुख करते शांति प्रसाद भट्ट जी का, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी के जुड़े हैं। आप इस पूरा जो खेल के लिए आज उद्घाटन और तमाम चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और आपके नज़रिए से और चीज़ें कैसे होनी चाहिए? देखिए विशाल जी, पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस राज्य को जो है नेशनल गेम के लिए स्थान मिला। ये बहुत ही गर्व की बात है इस राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए और स्पोर्ट्स से जुड़े बच्चों के लिए बड़ा उत्साह का समय रहेगा जब तक ये खेल चलेंगे। मेरा ये मानना है, कल चुनाव है और चुनाव से पहले आज इसी तरीके का माहौल जो बन रहा है, मुझे लगता है कहीं ये तो नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए पहले ही इस चर्चा को कर दिया गया। 28 तारीख को यदि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो 26-27 तारीख को इस पर डिबेट होती तो मुझे लगता तब ठीक था। समय और टाइमिंग को देखते हुए मुझे लगता है जैसे यूसीसी के लिए इन्होंने जो है कैबिनेट बैठक बुला ली जबकि चुनाव चल रहे राज्य में और घोषणा कर दी कि हम 26 को यूसीसी लागू करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये इस तरह का किया गया है। बाकी जिस राष्ट्रीय खेलों की ये बात कर रहे हैं, इसको तो हमको कम से कम 10-15 साल पहले मिल जाना चाहिए था। इस राज्य की अगर अनदेखी हुई है तो इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना चाहिए। इन 15 सालों में कितने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे जो हैं खत्म हो गए, जिनको अन्य राज्यों में मौका नहीं मिला। ऋषभ पंत से लेकर धोनी से लेकर तमाम वो खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए अन्य राज्यों के खिलाड़ी बनकर खेले, अगर अपने राज्य में खेल को उत्साह मिल रहा होता तो शायद उत्तराखंड का नाम हो रहा होता। बहुत सी बातें कहने के लिए हैं, मगर क्योंकि प्रधानमंत्री जी बड़ा नाम है, उनकी एक छोटी सी भी गतिविधि जो है इस राज्य को प्रभावित करती है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जाते चुनाव में कहीं हार ना जाए तो क्यों ना मोदी जी के नाम की चर्चा पहले चुनाव से ठीक करा ली जाए। अगर ये इस एंगल से इस चीज के लिए डिबेट हो रही है तो जनता देख भी रही है कि बुनियादी मुद्दों पर भाजपा पूरे निकाय चुनाव पे एक शब्द नहीं बोली। हम पूछते रह गए कि गामा को क्यों हटाया, अगर बेईमान थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की, ईमानदार थे तो क्यों हटाया। अनीता ममगाई अगर अच्छा काम कर रही थी मेयर का तो वो रिजर्व कर संदीप गुप्ता अनीता ममगाई की राजनीतिक हत्या क्यों करी। और आखिर प्रेमचंद अग्रवाल जी क्यों नहीं बता पा रहे कि आपको अनपढ़ पासवान पे इतना प्यार क्यों आया, क्यों तुमने अपने लोगों को, एक समुदाय के लोगों को अनदेखा करा। इसी तरीके से हल्द्वानी में भी बात चल रही है, रुद्रपुर में भी चल रही है, खटीमा में भी। तमाम उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस बात के लिए खिलाफ है जनता कि जिसको हमने राष्ट्र के नाम पर वोट दिया, ये अपने ही पार्टी के नेताओं को मारने पे उतारू हो गए और हालात इतने खराब हो गए कि पैसों के दम पर अपने चेलों को टिकट देकर आगे लंबे समय तक राज्य को लूटने की जो योजना इन्होंने मेयर के रिजर्वेशन के साथ शुरू करी है, ये बड़ी घातक है। और भाजपा के लोग ये बगावत पर उतर आए हैं। ऋषिकेश उदाहरण है और देहरादून के अंदर दबी जबान में कहा जा रहा है कि जो भाजपा ने किया है वो ठीक नहीं है, इनको सबक सिखाया जाएगा। तो मेरा ये कहना है विशाल जी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना है, भाई भतीजेवाद के खिलाफ माहौल बना है और इस राज्य के संपदाओं को लूटने का जो माहौल भाजपा ने बनाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है। और जैसे ही ये घबराती है तब ये मुगलिया और तुगलकी बयान शुरू कर देती है और जब इससे भी काम नहीं चलता तो ये अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लाते हैं मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गामा जी के बारे में मोदी जी यहाँ पर आकर 28 में कोई शब्द बोल पाएंगे कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने क्यों अपने ही नेताओं को राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन ऋषिकेश में करा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बगावत कर निर्दलीय को समर्थन करने हैं। तो कहने का मतलब है लोकतंत्र में ज्यादा समय तक झूठ बेईमानी नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध व्यापारियों की पार्टी है। इन्होंने मंदिरों की जमीनें बेच खाई, इन्होंने उत्तराखंड के संसाधन बेच खाए, जड़ी बूटी रामदेव बाबा को दे दी, नौकरियां बाहर वालों को दे दी। अब ये मेयर की सीट भी जिस तरीके से बाहर वालों को बैठा रहे हैं, तो कहने का मतलब है यदि भाजपा को और ताकतवर बनाया गया तो ये तो बाहर का मुख्यमंत्री भी बना देंगे। जैसे हरियाणा के लोग रो रहे हैं वहां के जाट के भाजपा को हमने आगे बढ़ाकर हरियाणा बर्बाद करा दिया, उसी तर्ज में ये उत्तराखंड को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। जनता समझ रही है भाजपा के खिलाफ माहौल है, इसीलिए मोदी जी कर ये
कल के चुनाव को प्रभावित करने की बात कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। मगर जनता समझ चुकी है, ना मोदी इस राज्य के लिए ठीक है, ना धामी इस राज्य के लिए ठीक है। इस राज्य को बचाने के लिए आखिर मूल पर जाना जरूरी होगा। जिन्होंने राज्य बनाया वही राज्य को बचा सकते हैं, वरना राष्ट्रीय पार्टियों ने तो उत्तराखंड की जो दुर्दशा करनी है वो कर दी। 1 लाख के कर्ज में चला गया, 1 लाख करोड़ के कर्ज में चला गया, नौकरियां समाप्त हो गई, आमदनी इस राज्य की खत्म कर दी, तमाम चीजों पे बाहर वालों का कब्जा हो गया। लोग पूछ रहे हैं, बताइए होटल चला रहे हरियाणा वाले, जड़ी बूटी रामदेव का काम हो गया, नौकरियां बाहर वाले लग गए, और अब तो नेता भी ये बाहर वाले बनाने लग गए। तो ये राज्य मांगा किसके लिए? ये वो सवाल इस निकाय चुनाव में बने हैं और भारतीय जनता पार्टी इन पर जवाब नहीं दे पा रही है, ना भ्रष्टाचार पर, ना भाई भतीजेवाद पर। मोदी जी के सहारे देखते हैं कितना और चलेंगे। मुझे लगता है कल जनता इसको सबक सिखाएगी। चलिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करूंगा। भाई, राष्ट्रीय पार्टियों पे ये आरोप तो बहुत लगता है कि यूकेडी हो या कहीं पर भी, कि आप लोग चीज़ों को अच्छा करने की बात कहते हो, बस चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। और कई आरोप आप प्रभा जी ने भी लगाए, उसका भी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, शांति भट्ट जी ने बहुत अच्छी बात की है कि राज्य की जनता उन सवालों पर जो है सरकारों से जवाब मांग रही है, जिस सवालों की बुनियाद पर इस राज्य आंदोलन की लड़ाई राज्य की जनता ने लड़ी। क्योंकि आज उनमें से बहुत से सवाल जो क्यों खड़े हैं, उनका समाधान आज तक नहीं हुआ है। और इसी को ध्यान में रख के कि राज्य की आंदोलनकारी जनता का सम्मान हो, राज्य के आंदोलन की मूल भावना का सम्मान हो, कांग्रेस पार्टी ने देहरादून जैसे प्रतिष्ठित मेयर की सीट पर एक राज्य आंदोलनकारी को मेयर का प्रत्याशी बनाया। और जनता इस बात को समझ रही है, भाजपा के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर मुख्यमंत्री जी ने आज तक मुंह नहीं खोला है, जबकि भाजपा के ही मेयर ने, भाजपा के ही विधायकों ने स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार की जांच के लिए पत्र लिखा। कांग्रेस पार्टी तो लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाती रही, लेकिन प्रचंड बहुमत के अहंकार में डूबी हुई सरकार विपक्ष की सुनी नहीं रही है। अब जनता जनार्दन की अदालत में फैसला है और भाजपा ने निकायों में जो भ्रष्टाचार किया है, जो भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है, और साल भर तक प्रशासकों के सहारे जो अपनी मनमानी की है, वो तो माननीय हाईकोर्ट की कृपा से, माननीय हाईकोर्ट का जब दबाव बना, हाईकोर्ट का डंडा चला, विपक्ष ने लगातार चुनाव की मांग की, तब बहुत विलंब से निकायों के चुनाव हो रहे हैं। तो राज्य आंदोलनकारी जनता इस बार देहरादून नगर निगम में आंदोलन की मूल भावना पर मोहर लगाएगी और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। और जो भी राज्य के मूल सवाल हैं, निश्चित तौर पर हम लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी के मामले पर आप फैसला लीजिए। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण क्यों रुका हुआ है भाई, उस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आंदोलनकारियों की बदौलत ही ये राज्य अस्तित्व में है और हम सब लोग अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पे भी भाजपा सरकार जो है मौन है। और इन्हीं के जो है कृषि मंत्री का भ्रष्टाचार, जिसपे विजिलेंस ने जांच की अनुमति मांगी और कहा कि कैबिनेट बुला करके अनुमति दीजिए, आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई सरकार। और बेटियां आज देखिए कितनी सुरक्षित है, और हम लगातार कह रहे हैं बेटियों की सुरक्षा पर जो है सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी आज 28 तारीख को हम स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन इस राज्य को क्या मिलता है? केवल पूरी घोषणाएं, या उन घोषणाओं पर भी बोलते हैं जो पिछले दौरे में प्रधानमंत्री जी ने की। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब पिछले से पिछले दौरे पर प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड वाले में 2200 करोड़ रुपए की घोषणाएं उन्होंने की थी, धरातल पे नहीं उतरा। भाई वो कागजी घोषणाएं करके क्या फायदा है? अगर उनकी भी समीक्षा हो, उस पर भी बताएं कि क्यों वो घोषणाएं धरातल पे नहीं उतरी है। अभी हमारी बहन जो है भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि साहब केदारनाथ जी में विकास की गंगा बह गई। अरे केदारनाथ तीर्थ पुरोहित आज तक पूछ के थक गए हैं कि केदारनाथ में 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, शंकराचार्य जी का अपमान क्यों हुआ, केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास क्यों हुआ, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। यही है भाजपा की समस्या यही है। प्रभा जी आऊंगा आपके पास, प्रभा जी आऊंगा आपको, जरा इनकी बात खत्म हो जाए फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। पूरा समय दूंगा प्रभा जी आपको। ये नहीं चाहते कि
अपनी प्रभा आवाज जी आपको पूरा समय मिलेगा अपनी बात रखने का, बिल्कुल धैर्य रखिए। चलिए शीशपाल जी, सवाल इनके पास है तो इनको उन सवालों के जवाब देने चाहिए कि ना कि व्यवधान खड़ा करना चाहिए। अरे केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, इस पे हम जांच की मांग करते रहे, क्यों जांच नहीं करें आपने? अगर दूध के दूल्हे में तो क्यों जो है आपने केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास किया, हमें तक उसका जवाब नहीं मिला। और जो QR कोड के माध्यम से केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट से पैसा वसूला भक्तों से, वो पैसा आज तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को वापस नहीं मिला। बहुत से ज्वलंत सवाल हैं जो आपने हकधारियों के हक पर, जो तीर्थ पुरोहितों के स्वाभिमान पर बुलडोजर चलाने का काम चारों धामों में किया है मास्टर प्लान के नाम पर, उसे जो है हमारे तीर्थ पुरोहित भूले नहीं है। और जो भ्रष्टाचार की गंगा इस राज्य में भाजपा सरकार ने बहाई है, एक मंत्रालय ऐसा नहीं है जिसके मंत्रियों पर, जिसके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप न हो। सहकारिता के भ्रष्टाचार पर प्रदेश सरकार क्यों मौन है भाई? उद्यान विभाग में जो घोटाला उसको मानने के लिए पहले तैयार ही थे, माने हाई कोर्ट के डंडा चलने के बाद सीबीआई जांच चल रही है और भ्रष्टाचार की नई नई परतें खुल रही है। अगर इस सरकार में नैतिकता होती, इस सरकार में अगर हिम्मत होती, तो आप जो है पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच से पीछे क्यों भागे भाई? सीबीआई जांच करवाते, दूध का दूध और पानी का पानी होता। आप जो है उद्यान घोटाले को मानने के लिए तैयार नहीं थे और विजिलेंस जांच की अनुमति मांग रही, वो देने के लिए आप तैयार नहीं है। आपने जो है देहरादून के मेयर प्रत्याशी को तो बदल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो जवाब ले लेते हैं शीशपाल जी, आपको रोकूंगा, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समितियों में जी शीशपाल जी रोकूंगा आपको, प्रभा जी के पास चलूंगा। प्रभा जी जवाब दीजिए। जनता जनार्दन, चलिए शीशपाल जी समय की बाध्यता है। प्रभा जी। जी विशाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे अभी कांग्रेस के भाई बोल रहे थे भ्रष्टाचार के बारे में, तो मैं कहूंगी जितनी ये भ्रष्टाचार में कांग्रेस डूबी हुई है, शायद ही आज तक के 65 साल अब बात शीशपाल जी होने दीजिए भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे दोनों लोग की बात एक दूसरे को नहीं सुनाई देगी। केदारनाथ में हमारे धामों करने के लिए चला गया, 65 साल हो गए, इनके प्रधानमंत्री ने सुध नहीं ली। आज मोदी जी है जिनके आने से जितने कार्यकाल रहा वो हमारे धामों के दर्शन करने के लिए आए हैं। आज उत्तराखंड को जो पहचान दिलाई है, किसने दिलाई है? आज हमारा नाम रोशन कौन कर रहा है? ठीक है। और आज हमारा जो भी क्षेत्र है, अभी ये कह रही थी कि हमारे मेयर जो है वो आंदोलनकारी है। क्यों हम आंदोलनकारी नहीं है? हम जो बाकी लोग हैं उन्होंने आंदोलन नहीं किया, केवल एक प्रत्याशी आपने खड़ा कर दिया, आप एक चेहरा ला रहे हो आंदोलनकारी, तो इसका मतलब तो बाकी छुट्टी में कोई आंदोलनकारी नहीं थे। एक मैं तो कहती हूँ बच्चा आंदोलनकारी था जिसने उत्तराखंड के लिए आंदोलन किया है। हर करी थी, तो इस तरह के झूठ बोलने से फायदा उठाना नहीं है। तो खैर पता चली 3 महीने की जेल काटी है वीरेंद्र पोखरियाल जी ने, कौन सा झूठ बोल रहे हैं? आपसे सच हजम नहीं होता, ये हकीकत है। चुप हो जाइए, आप सुनने की भी हिम्मत रखिए ना। केदारनाथ में चुनाव हुए, जनता ने आपको जवाब दे दिया। आप कौन सा सोना पीतल में चला गया पीतल, आपको ये नहीं पता है कि जो परत चढ़ाई जाती है। आज आप कह रहे हो कि केदारनाथ का नाम रख दिया गया। आप मुझे बॉम्बे का बताइए, आपके हरीश रावत जी जो कहीं पर भी टोपी पहन के वोटों का ध्रुवीकरण कर देते हैं, बंबई में जाके वो बद्रीनाथ के नाम का मंदिर खुलवा देते हैं, उसका जवाब कौन देगा? और वो तो ये दे दिया, 10 बार दे दिया। आपके गणेश गोदियाल जी वहां पर खड़े हो जाते हैं, उसकी फोटोज दिखाई देती हैं, उसके बारे में आपके पास कोई जवाब है? आप इसके बारे में हमें बताइए। और जो ये भ्रष्टाचार 2G स्पेक्ट्रम किसने किया, कोयला घोटाला किसने करा, उत्तराखंड की सुध तो आप तब लेंगे जब आपको अपने घोटालों के बारे में होश होगी। सब लोग एसी कमरों में बैठे रहते हैं। अभी मेरे यूकेडी के भाई भी बोल रहे थे, तो इनको तो मैं ये कहूंगी कि आप क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद भी उत्तराखंड की कोई मुद्दा उठा नहीं पाते हैं। मुद्दा उठाना और उत्तराखंड में बैठ के आप पहाड़ सुदूर की बात करते, एसी कमरों में आपके नेतागण यहाँ पे बैठ के आप गांव की बातें करते, गांव की सड़कों की बातें करते। क्या आपने उत्तराखंड को दिया? आपने अगर इसके आंदोलन में भाग लिया तो मैं कहूंगी उत्तराखंड के हर व्यक्ति ने आंदोलन में भाग लिया है, हर माँ बहन ने इसमें, बच्चे ने उत्तराखंड में आंदोलन का वो मैं कहूंगी कि इसका भागीदार रहा है। तो बार बार आप भ्रष्टाचार का, अगर भ्रष्टाचार को दूर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज राष्ट्रीय पार्टी एक
कांग्रेस की मैं कहूंगी आज यूकेडी मुद्दों को उठाया, इनको भी जनता ने, मैं ये नहीं कह सकती इनको जनता ने दिया था कि आप भी जाइए और सेवा करिए इस राज्य की, लेकिन जब जनता ने इनको मौका दिया तो इन्होंने उस मौके का क्या किया। इनके जो अपने नेता थे जिनको जनता ने कहा कि आइए, वो कभी राष्ट्रीय पार्टियों की गोदी में जाकर ये लोग बैठ गए, इनको भी सत्ता का सुख चाहिए था, तो वहां कुर्सी में बैठ के ये बोल देना कि हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, हम मुद्दों की बात उठाते हैं। अरे आप देहरादून में बैठ के मुद्दों की बात उठाते हैं, वहां गांव में जाइए ना, गांव में आप क्या मुद्दे उठाते हैं, वहां पे आज भी सड़क का अगर मुद्दा उठाता है तो जनता आती है। आप ये बताइए आप कहाँ बैठी हो? आप ये नहीं, मैं आपको बार-बार यही बात करते हैं, आप यही बात, आप देहरादून में एसी कमरों में बैठ जाते, आप एसी कमरों में। चलिए प्रभा जी रोकूंगा आपको, फिर मैं जरा यूकेडी के प्रवक्ता के पास चलूंगा। अभी मैं आपको रोकता हूं, आप सब बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं प्रभा जी का, फिर उनसे उनके सवालों को जवाब लेंगे यूकेडी से। प्रभा जी अपनी बात को जल्दी से खत्म करें। जी मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है तो वो जैसा देश के लिए करती है, और अगर आज हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहे हैं। आप एक सेकंड मैं रोकूंगा प्रभा जी, आपके हिसाब से एनडी तिवारी ने कुछ काम किया था उत्तराखंड के लिए? अभी मैं ये, अच्छा वो आपने मेरे से ये प्रश्न कर लिया। अभी मेरे कांग्रेस से जो भाई बैठी है वो कह रहे थे राजधानी का मुद्दा आया था, तो आप मुझे ये बताइए, जब पहली सरकार चुनकर आई थी इस राज्य में तो कांग्रेस की आई थी ना, तो राज्य बनते ही सबसे पहला काम क्या होता है? राजधानी बनाने का काम होता है। इनकी सरकार पूरे 5 वर्ष एनडी तिवारी जी की जब सरकार रही तो इन्होंने एक स्थायी राजधानी उत्तराखंड को क्यों नहीं दे पाए? ये प्रश्न मैं इनसे पूछती हूँ। राज्य बनने के बाद जब 2 साल तक यहाँ पे सरकार कार्यवाहक सरकार बनाई गई, जब इनकी सरकार आई गई तो इन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? क्यों ये इसको लंबा खींचते चले गए कि जब दूसरी सरकार आएगी? मतलब इनका कोई विजन ही नहीं था राजधानी बनाने के लिए, तो इसको ये अस्थायी राजधानी देहरादून। अब जब स्थायी राजधानी गैरसैंण की हमने बात करी है कि वहां पर हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे हैं, तो आज ये हम पर ये आरोप लगाते हैं, तो पहली सरकार तो आपकी थी जी, आपने कौन सी स्थायी राजधानी बना दी? आप तभी गैरसैंण को घोषित कर देते कि हमारी स्थायी राजधानी है, लेकिन आप मुद्दों को सॉल्व नहीं करना चाहते। आपके दिल में उत्तराखंड के लिए कोई, मैं कहूंगी, सहानुभूति या इस राज्य के प्रति चलिए प्रभा जी समय की बाध्यता, मैं रोकूंगा आपको, सिर पैर की बातें करते रहते हैं चैनल में। मैं रोकूंगा मैं जरा, अभी मुझे और भी लोगों से मिलना, मैं शांति प्रसाद जी के पास चलूंगा। शांति प्रसाद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले? देखिए विशाल जी, प्रधानमंत्री जी का दौरा है, डिबेट इस पे है कि उत्तराखंड में भाजपा शासन काल में क्या उन्नति इस राज्य की हुई, इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। डिबेट ये कहाँ लेके जा रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया। अरे भाई आप बता दीजिए गामा ने क्या किया, आप बता दीजिए स्मार्ट सिटी में क्या हुआ, आप बता दीजिए यहाँ नौकरियां क्यों बेची, आप बता दीजिए मुख्यमंत्री कार्यालय पर स्मार्ट सिटी में क्या, स्मार्ट सिटी में कुछ काम नहीं हुए, मगर क्या स्मार्ट सिटी में सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ क्या? जो हमारा गांधी पार्क है, प्रभा जी रोकूंगा, प्रभा जी मैं आपको रोकूंगा, ऐसे नहीं, उनकी बात पूरी। बहुत अच्छी बात है, ये काले अंग्रेज हैं, इन्होंने देश की आजादी में भी अंग्रेजों का साथ दिया, और जब ये उत्तराखंड में इनसे सवाल जवाब करो तो ये आपस में सरफुटअव्वल की बात करते हैं। अरे भाई सीधा जवाब दो, आपके ही खिलाफ आप ही के कार्यकर्ता क्यों ऋषिकेश में आपको जो गरिया रहे? कारण क्योंकि आपने जो है जो राजनीतिक बेईमानी करी है। पहाड़ के लोग यही तो पूछ रहे हैं कि आप पहाड़ के नेताओं की हत्या क्यों कर रहे हो रिजर्वेशन करके? जहां 95% सामान्य वर्ग के लोग हैं वहां तुमने रिजर्व करके क्यों राजनीतिक हत्या करी? अनीता ममगाई की, संदीप गुप्ता की, इस पर जवाब दो। गामा का टिकट क्यों काटा, इसका जवाब दो। अब मोदी जी यहाँ राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने आ रहे हैं, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है ना कि इसका टिकट क्यों नहीं दिया, उसको टिकट क्यों नहीं दिया। अपनी राजनीति के बारे में सोचिए ना, आप अपनी पार्टी के बारे में बात करिए कि आप किसको टिकट देंगे। हम तो नहीं पूछ रहे आपसे कि आपने टिकट किसे दिया है, तो जिस पे आरोप लगे उसके लिए कोर्ट का है ना, सजा जब उनको मिलेगी तो उनको सजा लेनी पड़ेगी। चलिए आप दोनों को रोकूंगा, जल्दी से मैं
जल्दी से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रोकूंगा, आप दोनों को माफी के साथ रोकूंगा, समय की कमी। शीशपाल जल्दी से अपनी बात खत्म करें, फिर मैं फाइनल कमेंट अरुण शर्मा जी से लूंगा, जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि गैरसैंण में राजधानी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार ने फैसला क्यों नहीं लिया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज गैरसैंण में जो दिव्य भव्य विधानसभा का भवन है वो कांग्रेस की सरकार ने ही बनाया है, और राज्य में पहली अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, जिसने राजधानी के मसले को लटकाया, जिसने देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं कि राज्य के मुद्दों का समाधान हो। ये कह रहे थे कि हरीश राव की टोपी पहन के बैठ जाते हैं। अरे भाई, आप इसी राज्य की हैं, तो शहीद स्मारक गई है, कभी देहरादून में ही चली जाती। वहां पर लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, हम लड़े तो इसलिए जग में जी सके, आदमी के खून कोई आदमी न पी सके। राज्य की राम भावना के बारे में कुछ पता नहीं है। इस राज्य की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी, किस बुनियाद पर लड़ी गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद इस बारे में कुछ पता नहीं है। और आप देख लीजिए, उनसे बीच में शुरू कर दी, और मैंने सवाल बीच में पूछ लिए थे, उनके पेट में मजबूत गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बने रहिए। अरुण शर्मा जी जल्दी से फाइनल कमेंट। अरुण शर्मा जी। शीशपाल जी और दोनों लोगों को रोकूंगा भाई, ऐसे कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं सुन पाएगा। प्लीज, मैं रोकना चाह रहा हूं आप लोग को, समय की बाध्यता है मेरे पास। वरिष्ठ पत्रकार का फाइनल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अरुण जी से फाइनल कमेंट लूंगा। अरुण जी, संकल्प पत्र लेके ये बताया है। चलिए ठीक है, आपके संकल्प पत्र की बात मान रहे हैं, उनके भी हम गारंटी की बात माने ले रहे हैं, लेकिन अब जनता को फैसला करने दीजिए भाई। अरुण जी के पास चलेंगे। अरुण जी, फाइनल कमेंट। देखिए, डिबेट तो प्रधानमंत्री के दौरे से शुरू हुई पाकिस्तान तक पहुंच गई, वो पाकिस्तान, मुंबई, हर जगह हुआ ही है। अच्छा, एक चीज और बुरी है, अब भाजपा के जो प्रवक्ता आने लगे वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, वो अपनी ही हाँकते रहते हैं। ये बड़ी गंदी बात है। कल भी मैं डिबेट में कहीं बैठा था, तो कल तो कांग्रेस और भाजपा की दोनों महिलाएं नेताएं आपस में भिड़ गई। तो ये स्थिति बड़ी खराब है। आपको धैर्य होना चाहिए, अगर आप अपनी बात दूसरे को सुनाना चाहते हैं तो सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। दूसरी चीज, विशाल जी बात कर रही थी प्रधानमंत्री के दौरे से। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में जाते हैं उस राज्य को उससे लाभ होता है, कई तरह के लाभ है। हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, हमारे जो खिलाड़ी खेलेंगे उनका मोरल बूस्ट होता है, बहुत सारी चीजें हैं। सरकार को भी बल मिलता है, जनता को भी बल मिलता है। जनता को अच्छा लगता है कि उनके प्रधानमंत्री उनके बीच में आए, कुछ घोषणा करें। और जैसे उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ घोषणा प्रधानमंत्री के दौरे पे उत्तराखंड से संबंध में होगी, तो निश्चित तौर पर ये पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छी बात होगी। एक नई ऊर्जा का संचार उसमें होगा कि प्रधानमंत्री आए और उत्तराखंड को कुछ दे के जाए। ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके आगे पीछे क्या अच्छा और क्या बुरा है। जी विशाल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, डिबेट को खास बनाने के लिए। अब देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को आएंगे और जब नेशनल गेम्स का वो उद्घाटन करेंगे, खेलों में जिस तरीके से सहभागिता राज्यों में बढ़ रही है वो एक अच्छे संदेश है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन राजनीति भी चरम पे है क्योंकि कल मतदान होना है, उसको लेकर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप है। और के न्यूज़ उत्तराखंड के सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि वो निकाय चुनाव में जाएं और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।